मेरी मम्मी ने पापा की दूसरी शादी करवा दी और मम्मी बहुत खुश थी। हालांकि अब्बू की दूसरी शादी की वजह भी कोई नहीं थी। और रात को मैं ये देखकर हैरान होती कि जिस रात अब्बा अब मम्मी के पास कमरे में सोते, उस रात अम्मी बेहोश हो जाती हैं। और जिस दिन अब्बू दूसरी बीवी के पास सोते, उस दिन मम्मी की खुशी की इंतहा ना होती। ये रात जानने के लिए एक दिन मम्मी की जगह मैं सो गई और अब्बा ने आते ही मेरे साथ। मेरी माँ शायद दुनिया की ऐसी पहली औरत थी जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। उनके घर में कोई भी औरत आती तो कहती मेरे पति से शादी करोगी, जबकि मेरे पापा में कोई कमी नहीं थी। देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते थे, उनकी कमाई भी अच्छी थी, वो घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरी माँ से ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और मेरी माँ से कम उम्र भी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि उनकी पसंद की शादी थी, लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 15 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। हमारी फैमिली बिल्कुल मुकम्मल थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पहली बार हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती हैं, लेकिन ये मजाक तो सच हो गया जब वो एक दिन हमारे घर में मेहमान के साथ आई हुई औरत से ये कहने लगी कि तुम मेरे पति से शादी करोगी। जब उसने कहा कि मेरी शादी हो गई थी लेकिन मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो मम्मी ने उसे फ़ौरन ऑफ़र पेश कर दी। मम्मी ने सारे रिश्तेदारों के सामने बात कर दी, यहाँ तक कि दादी के सामने भी। बहू से तो हर साल जान छुड़ाना चाहती है, लेकिन मेरी दादी ने कहा कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, क्यों करोगी अपने पति की दूसरी शादी, क्या उसके साथ खुश नहीं हो। कहने लगी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, आप इनकी बहुत अच्छी तरह पाला पोसा है, इन्होंने मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, हमेशा मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा है, आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतनी तारीफ़ कर रही हो अपने पति की, तो फिर इसके लिए लड़के क्यों तलाश कर रही हो। तो कहने लगी कि ये मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहती हूँ और मैं अपने पति को दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं ये करवा कर ही रहूँगी। उस दिन अम्मी अब्बू की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो बताओ, मैं वो तकलीफ़ हल करूँगा। तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो, दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मम्मी ये बात सुनकर बोली तुम तो खुश होंगे, तुम्हारे तो मज़े लगे हुए हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें नौकरानी भी रख कर दी है, काम तुम्हें कोई करना नहीं पड़ता, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं कौन सा तुमसे हर साल बच्चे पैदा करवाता हूँ, ख़ानदान से अलग तो मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई है तुम्हारी ज़िंदगी, क्या मसला है। और अगर तुम्हें मसला है तो तुम अपना मसला हल करो, मेरी क्यों शादी करवाना चाहती हो। आज तो बाबा गुस्सा ही हो गए, क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी कर दी थी। बस तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तुम्हारे साथ मैंने इस साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते हैं कि दुनिया की पहली औरत है जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, तुम मेरी शादी करवाना चाहती हो। पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है, क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना पति कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो। अल्लाह करे मेरी कोई दोस्त होती तो मैं पहली फुर्सत में उससे तुम्हारी शादी करवा देती। अभी तो तकलीफ़ यही है कि लड़की नहीं मिल रही है, लेकिन मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, मुझे जो करना है मैं करके ही दम लूँगी। बाबा ने कहा बेटी 15 साल की होने वाली है, अब बेटी की शादी के बारे में सोचो, मेरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। तो मम्मी ने कहा पहले तुम्हारी शादी करूँगी, ज़िंदगी में सुकून आएगा, मेरा कुछ दिमाग चलेगा, मुझे कोई वक्त मिलेगा, उसके बाद अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करूँगी। मम्मी ने आखिर मेरे पापा की शादी करवा दी। उन्होंने रिश्ता कहाँ से ढूंढा, किसी को कानो कान पता ना लगने दिया।
उन्होंने कहा ये औरत उनकी कोई रिश्तेदार थी, उन्हीं की कोई दोस्त थी, बहुत अच्छी थी, उसकी उम्र भी मेरी अम्मी जितनी ही थी, उसकी शादी हुई थी लेकिन वो बेवा हो गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था, उसको पनाह मिल रही थी क्योंकि अच्छे ख़ानदान से थी, उसका खर्च उठाने वाले तो बहुत लोग थे और उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अब जब शादी हुई थी तो बाबा ने ऐसी शक्ल बना रखी थी कि वो जैसे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि अब्बा और अम्मी की मोहब्बत की शादी थी और मोहब्बत की शादी में मर्द औरत से इतना ज़्यादा जुड़ जाता है कि वो दूसरी औरत के बारे में नहीं सोचता। पर अम्मी ने बहुत ज़िद कर दी और बाबा पर अम्मी ने जो जुर्म किया, शादी की रात मम्मी ने खुद अपनी सौतन को कमरे में बिठाया, कमरा भी सजाया और बाबा को हंसकर कहा कि जाओ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो। बाबा बाहर बैठे थे, कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, शादी करवा दी है लेकिन मैं कमरे में नहीं जाऊंगा। मेरी माँ ने कहा तो फिर शादी मैंने किस लिए करवाई है, उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करोगे, जाना है तो जाओ लेकिन मेरे कमरे में आने की ज़रूरत नहीं है। अम्मी अपने कमरे में चली गईं और दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद बाबा बाहर बैठे रहे लेकिन बाहर बहुत सर्दी थी, सारी रात तो बाहर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए कमरे में चले गए। मैंने अपनी मम्मी के कमरे में जाने लगी, सोचा कि दिल ही दिल में पछता रही होंगी, मुझे उनको तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन बाहर से मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मम्मी तो बिस्तर पर सोने से पहले बिस्तर को झाड़ने में लगी थी और साथ साथ कोई गाना गुनगुना रही थी। इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी कि जैसे आज उनके पति की नहीं, उनकी अपनी शादी है और उनको उनके ख्वाबों का शहज़ादा मिल गया है। मुझे तो ये सब समझ नहीं आ रहा था। मम्मी ने सुकून से लाइट ऑफ की और बिस्तर पर ऐसे लेट गईं जैसे बिस्तर फूलों का बना हुआ था। बिस्तर पर आकर ऐसे लेटी कि जैसे आज पहली बार उनको सुकून से नींद आएगी। आंखें बंद करके सो गईं, यहाँ तक कि सोते हुए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं भी वहाँ से वापस आ गई और अपने कमरे में सो गई। लेकिन मुझे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। मेरी दोस्त मेरे घर आई तो कहने लगी तुम्हारी माँ ने तो वाकई रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक तो अपने पति की शादी करवा दी, ऊपर से इतनी हसीन लड़की से करवाई और फिर उनको कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा यही तो मैं अपना सिर पकड़ के बैठी हूँ कि सब हो क्या रहा है। मेरे दोस्त ने कहा कि हो सकता है मियाँ बीवी की आपस का कोई मामला ख़राब हो और तुम लोगों के सामने वो ना बताते हो। शायद तुम्हारे अब्बू तुम्हारी अम्मी को मारते हो और बंद कमरे में क्या होता है मियाँ बीवी के दरमियान, इसके बारे में किसी को क्या पता होता है। मैंने कहा कि बात ये भी ठीक है, लेकिन फिर भी घर में कोई अगर मसला हो और इतना ज़्यादा मसला कि शादी करवा दी, तो फिर कम से कम इस मसले की थोड़ी बहुत हवा तो हमें भी लगनी चाहिए थी। उनके कमरे से ना कभी लड़ाई की आवाज़ आई, ना अम्मी अब्बू ने आपस में कभी एक दूसरे को तेवर दिखाए, ना ही उनकी बातों से ऐसा कुछ लगा। मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन अब जो होना था हो चुका है। अब दुआ ये है कि घर का माहौल ख़राब ना हो। वैसे तो सारे ख़ानदान वाले बातें कर रहे हैं, मुझे उनकी बातों सुनकर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अब घर में एक और अजीब काम होने लगा। जब मेरे बाबा मेरी सौतेली माँ के कमरे में जाकर सोते तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती, कहती कि उनको टाइम से सोने दो, उन लोगों को कोई काम ना कहो। यहाँ तक कि मेरी अम्मी सौतेली माँ को रात के बर्तन भी ना धोने देती। मुझे लगा था कि अपनी सौतन लेकर आई हूँ तो उसे घर के काम में भी करवाएंगी, जाहिर है उसे आराम से बैठने नहीं देंगी, उस पर हुक्म भी चलाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मी ने उसको उसके हाल पर छोड़ रखा था। कोई काम करती तो ठीक, नहीं तो बैठी रहती। एक दिन उसे कह रही थी कि बस मेरे पति को खुश रखो, मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है और मैंने तुमसे और कोई काम नहीं करवाना। उसने भी आगे से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात को बाबा ने हम सबको बुलाया और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करो, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरी माँ बेहोश हो चुकी थी। माँ को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, इसलिए बेहोश हो गई हैं। लेकिन असल बात बाद में पता चली कि आज की रात अब्बू अम्मी के कमरे में थी और अम्मी बेहोश हो गई।
लेकिन जब भी दूसरी बीवी के कमरे में होती तो अम्मी बहुत खुश होती। लेकिन अगर अम्मी के कमरे में आकर सोते तो या तो अम्मी बेहोश हो जाती या फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। मुझे लगा शायद मेरे बाबा की गलती है, वरना कौन सी औरत इस तरह का काम करती है। मैंने खुद को एक औरत की जगह पर रखकर सोचा कि अगर मेरा पति मुझे प्यार भी करता, खर्च भी पूरे करता, मुझसे कभी बदतमीज़ी से बात भी ना करता हो, तो ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। दूसरी शादी किसी मर्द की क्यों करवाई जाती है? किसी मर्द की पहली शादी क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उसे शादी का शौक़ चढ़ा होता है। वो कहता है मेरी ज़िंदगी में कोई हो। बाबा में ऐसी कोई गलत बात नहीं थी। ऐसा कौन सा मसला था जिसका इलाज मम्मी ने शादी को ही समझा। अम्मी अब्बू एक दूसरे के साथ रहते थे। खाने की बात होती तो घर की कोई चीज़ लाने की, यहाँ तक कि जैसे अम्मी अब्बू पहले सौदा लेने जाते थे तो वो भी साथ ही जाते। शाम की चाय भी सारे साथ ही पीते थे। लेकिन जैसे ही बात कमरे में जाने की आती थी, अम्मी फ़ौरन ही हद से उखड़ जाती और कहती तुम्हारी शादी किस लिए करवाई है, जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत से भी ज़्यादा होता है और अकल में भी हो सकता है। मेरे बाबा ही कोई चक्कर चला रहे हों और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ा, लेकिन सबके सामने मेरी माँ बुरी बन गई। मेरी माँ को सब लोग बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। ख़ानदान के मर्द कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी करवाए। और औरत कह रही थी कि इस औरत पर तो दिमाग चल गया है, ये पागल हो गई है, कहीं को यही औरत जिसको लाई है इसको घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी, फिर इसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन अपनी सौतेली माँ की बातें सुन ली जो मम्मी से कह रही थी। कहने लगी आपके पति मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं। अगर हम साथ भी बैठे होते तो आपकी ही बातें करते। आप उनसे किस तरह मिली थी? आप लोग एक कॉलेज में पढ़ते। ये किस्सा मुझे 1000 दफ़ा सुना चुके हैं। आखिर मैंने उनसे शादी की है, वो मेरे पति हैं। मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है कि आप भी उनकी बीवी हैं जिस तरह मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन जब मेरे पास बैठे हैं तो तारीफ़ें आपकी करें, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपके पास बैठकर मेरी बात करें तो जाहिर है आपको भी ये बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरी अम्मी उसको 2-4 बातें सुनाएंगी कि अभी तो आई है और आते ही तुम्हें तुम्हारे हक चाहिए। अगर ज़रा सी उसने कोई बात कर दी तो चुप करके सुन ले, आखिर मैं भी तो उसकी बीवी हूँ। लेकिन मेरी माँ तो उसके साथ दे रही थी। बात तो गलत है, मैं बात करूँगी, तुम फिक्र मत करो, बस अभी अभी शादी हुई है। वो शादी करना नहीं चाहते थे। उसने पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, तो मम्मी को जिस बात पर गुस्सा करना चाहिए था उस बात पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा हो गई। कहने लगी कि बस नहीं करना चाहते थे, अब तुम्हें क्या हर बात बताऊं? वो पूछने लगी कि अपने पति की शादी क्यों करवाई आपने, क्या आपके पति में कोई मसला था? अम्मी इस बात पर गुस्सा हो गई। कहने लगी कि कोई मसला नहीं था, तुम्हारी आंखें हैं, तुम देख लो क्या मसला है। कोई मसला नहीं, अच्छा भला इंसान है। लेकिन उसने मम्मी को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि अगर अच्छा इंसान है तो फिर आपने उसकी शादी क्यों करवाई। एक दिन अम्मी फिर बेहोश हो गई क्योंकि अब्बू उनके कमरे में गए थे। अम्मी को हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कहा उनकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। सुबह तक फ्री हो जाएंगी तो वापस भेज देंगे। रात में ही उनके पास गई और मैंने मम्मी से पूछा क्या बात है, अब तो मुझे बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जैसे ही बाबा आपके कमरे में आते हैं आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन जब वे कमरे में नहीं होते तो आप बहुत ज़्यादा खुश होती हो और पूरे सुकून से होकर सो जाती हो। मुझे बताइए क्या बात है। मेरी माँ ने कहा कि हर बात बताने की नहीं होती। मैंने कहा कि अगर बाबा आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको ये बात सारे ख़ानदान को बताकर उनकी क्लास लगानी चाहिए। आपने एक औरत की शादी करवा दी। मेरी माँ ने कहा कि एक औरत की शादी करवा दी, लेकिन वो औरत तो कभी अपने कमरे से बेहोश होकर नहीं निकली। मेरी माँ ने इस बात से कुछ तो कहा, लेकिन मुझे उनकी बात समझ नहीं आई। उनका मतलब ये था कि उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि उन पर कोई जुल्म कर हो रहा है, क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब नहीं होती तब होती है
है जब बाबा उनके कमरे में जाते थे उनके साथ कुछ गलत होता था। मैं सोचने लगी कि वाकई मम्मी के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर तो वो बहुत खुश हैं, उसका साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसी रात एक और अजीब काम हो गया, और वो ये कि मेरी सौतेली माँ अपने कमरे से चीख मारती हुई बाहर निकल आई और बाहर हॉल में भी जगा दिया। मेरा भाई मुझसे पूछने लगा कि क्या बात हुई, तो कुछ बता नहीं रही थी। कहने लगी कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर भेज दो। मेरे भाई ने कहा कि आपको इस टाइम घर कैसे भेज सकते हैं। कहने लगी मोटरसाइकिल निकालो और मुझे मेरे घर छोड़ आओ। अम्मी चुपचाप एक साइड पर खड़ी थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने कहा मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मुझे मेरे घर छोड़ दो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मेरे भाई के पाँव पकड़ लिए कि मुझे घर छोड़ कर आओ। भाई क्या करता, वो मोटरसाइकिल पर सौतेली माँ को घर ले गया। अब हम सब अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। जब तक भाई वापस नहीं आया तब तक मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन भाई वापस आ गया। मैं अपनी मम्मी के पास गई और कहा कि अब तो बताइए कि क्या बात है, लेकिन मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही थी। बाबा बाहर आए और कहने लगे कि क्या हो गया है, आधी रात को क्यों अदालत लगा कर खड़े हो। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उनकी बीवी चीख मारती हुई उनके कमरे से निकली। तो क्या उनकी नींद नहीं खुली थी, और वह ऐसा क्यों करेगी। अचानक से वह घर से चली गई थी। हम दोनों ने तो अपना सर ही पकड़ लिया कि हमारे माँ बाप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अम्मी ने मेरे बाबा को कहा कि कुछ नहीं हुआ है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उसके माँ बाप आए तो वो वहाँ से वापस अपने घर ले गए। कहते हैं कि 2-3 दिन हमारे साथ रहेगी, फिर भेज देंगे। मेरे बाबा ने कहा चलो अच्छी बात है, वैसे भी मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता था। बड़ी अजीब सी औरत है, तुमने पता नहीं मेरी शादी किसके साथ करवा दी। अच्छा मैं सोने जा रहा हूँ। बाबा कमरे में जाकर सो गए और हम लोगों ने अम्मी को अपने पास बिठा लिया और कहा कि आज तो आपको हमें सारी बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। तब अम्मी ने कहा हमें ऐसी बात बताई कि हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तुम्हारे बाबा को एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें रात को सोने के बाद उनके अंदर किसी और की शख्सियत आ जाती है। वो एक बिल्कुल ऐसे इंसान बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता। शादी के शुरू के दिनों में ऐसा नहीं होता था, और पहली दफ़ा जब हुआ तब हमारी शादी को 7 महीने गुजर गए थे। फिर उसके बाद कभी 1 महीना, कभी 2 महीना ऐसा होता रहा। वो पर्सनैलिटी अजीब तरह के इंसान की है। वो मुझ पर हाथ उठाता है और बिल्कुल भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी का नाम भी बताया, लेकिन हमारे ख़ानदान में किसी ने भी इस बात को नहीं माना। मैंने अपनी पति के कानों कान तक ये बात नहीं पहुंचने दी, क्योंकि वो खुद को पागल ना समझे, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ख्याल रखा है और मुझ पर जुल्म नहीं किया। वो मेरा पति नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन फिर ये रोज़ी होने लगा और मेरे सब ने जवाब दे दिया। मैं खुद गर्ज हो गई और सोचा कि उनकी शादी किसी और से करवा दूँ, क्योंकि ये रात को मेरे कमरे में ही सोया करते थे, और ऐसा करने से ये रात मेरे कमरे में नहीं सोएंगे, क्योंकि वो शख्सियत आज तक सिर्फ रात में ही आई है। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत ही आम है, लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको पागलपन नहीं कहते। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा बाप खुद को पागल समझे, इसलिए मैं बात उसको नहीं बताई। उनको दवाइयाँ भी ला के देती रही, चोरी चोरी दवाइयाँ खिलाती थी, तो ये कुछ अरसों तक तो ठीक रहते, लेकिन आजकल तो दवाई असर ही नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दिमाग में यही बात आई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैं ये सबसे थक गई हूँ। सोचा इसकी दूसरी शादी करवा दूँ, लेकिन लगता है कि आज इसके साथ भी यही हुआ है, और अब मैं खुद को मुजरिम महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद महसूस कर रही हूँ। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है। उस लड़की का क्या कसूर है, समझ नहीं आती कि क्या करूँ। अब हम मम्मी को तसल्ली दे रहे थे कि अपनी तरफ से जो भी कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया। आप जो कर सकती थी आपने वो किया, ये सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, वरना तो
हमारे बाप को पागल मशहूर हो जाना था। और फिर सामने का मंजर ये देखकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि बाबा वहीं पर खड़े थे और उन्होंने सब कुछ सुन लिया था और उनकी आंखों में आंसू थे। वे मेरी माँ के पास आए और उनसे माफ़ी मांगी। कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है और तुम भी ये सब बर्दाश्त करती रही और मुझे नहीं बताया। मैं किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें तो कभी भी नहीं। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने कहा, इस लड़की को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मेरी माँ ने कहा, आपको उसे छोड़ना नहीं है बल्कि उसे भी अपने साथ रखना है। और वो लड़की खुद ही मेरे बाबा के साथ रहने से इनकार कर दिया, वापस आने से इनकार कर दिया। अब जब वो खुद ही खुला मांग रही थी तो हम क्या कर सकते थे। बाबा ने खुला दे दिया और अपना इलाज करवाया। अब बाबा बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि उनको खुद पता चल गया था कि मेरे साथ कोई मसला है, इसलिए वो खुद भी एहतियात करते थे। हमारे घर के हालात पहले जैसे हो गए और मेरे नज़दीक सब कुछ ठीक हो गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।